जाएंगे। अब सुनिए आज के मुख्य समाचार। 2026 वसंत महोत्सव यात्रा 2 फरवरी से शुरू होगी। 2026 में शीतकाल की वृद्धि दर का अनुमान 7% से अधिक। पाक सेना ने बलूचिस्तान में 92 आतंकवादियों को मार गिराया। अब आप दिव्या पांडे से सुनिए आज के पूरे समाचार। वर्ष 2026 झुन्झुनू यानी वसंत महोत्सव यात्रा की भीड़ 2 फरवरी से शुरू होगी और 13 मार्च को खत्म होगी, जो 40 दिनों तक चलेगी। दिल को छू लेने वाले सफर का सीजन अब शुरू होने वाला है। यह एक वसंत महोत्सव यात्रा है जिसमें एक्स्ट्रा लॉन्ग 9 दिन की छुट्टी होगी। रिश्तेदारों से मिलने के लिए घर लौटने और घूमने फिरने की मांग से वसंत महोत्सव के दौरान अंतर क्षेत्रीय प्रवाह करने वाले लोगों की संख्या रिकॉर्ड तोड़कर 9.5 अरब होने की उम्मीद है। इनमें सेल्फ ड्राइविंग ट्रांसपोर्टेशन का मुख्य तरीका बना रहेगा, जो लगभग 80% होगा। रेलवे और सिविल एविएशन पैसेंजर वॉल्यूम के क्रमशः 54 करोड़ और 9.5 करोड़ तक पहुंचने की उम्मीद है। चीनी उद्योग और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा 1 फरवरी को जारी आंकड़ों के अनुसार 2025 में 3 प्रमुख जहाज निर्माण संकेतकों में चीन की बाजार हिस्सेदारी लगातार 16 वर्षों तक विश्व के अग्रणी स्थानों में बनी रही। आंकड़ों के अनुसार 2025 में चीन में जहाज निर्माण की पूर्णता मात्रा 53.69 मिलियन डेडवेट टन तक पहुंच गई, जो वर्ष 2024 से 11.4% की वृद्धि है और विश्व की कुल मात्रा का 56.1% है। नए ऑर्डर 107.82 मिलियन डेडवेट 0% है। दिसंबर 2025 के अंत तक ऑर्डर बैकलॉग 274.42 मिलियन डेडवेट टन तक पहुंच गया, जो वर्ष 2024 से 31.5% है और विश्व की कुल मात्रा का 66.8% है। चीन के शेफांग स्वायत्त प्रदेश के अध्यक्ष कारमात सेतेन ने 31 जनवरी को स्वायत्त प्रदेश की 12वीं जन प्रतिनिधि सभा के चौथे पूर्णाधिवेशन पर सरकारी कार्य रिपोर्ट पेश करते समय बताया कि वर्ष 2026 में शीतकाल के आर्थिक व सामाजिक विकास के मुख्य अनुमानित लक्ष्यों में जीडीपी की वृद्धि दर 7% से अधिक होगी। निश्चित संपत्ति निवेश की वृद्धि 15% होगी। सामाजिक उपभोक्ता वस्तुओं की कुल रकम में 7% की बढ़ोतरी होगी। शहरी व ग्रामीण नागरिकों की प्रति व्यक्ति डिस्पोजेबल आय अलग अलग तौर पर 7% और 8% के आसपास होगी। इससे पहले शीतकाल स्वायत्त प्रदेश सरकार ने घोषणा की थी कि वर्ष 2025 में प्रदेश का सकल घरेलू उत्पादन मूल्य 3 खरब 3 अरब 18 करोड़ 90 लाख युआन दर्ज हुआ, जो गत वर्ष से 7% बढ़कर पहली बार 3 खरब युआन पार कर गया। कारमात सेतेन ने कहा कि पिछले 5 साल शीतकाल के विकास के सबसे अच्छे 5 साल हैं। जीडीपी की औसत वृद्धि दर 6.3% है। चीन के शीतकाल स्वायत्त प्रदेश की 12वीं जन प्रतिनिधि सभा का चौथा पूर्णाधिवेशन 31 जनवरी को ल्हासा में उद्घाटित हुआ। शीतकाल स्वायत्त प्रदेश सरकार के अध्यक्ष कारमात सेतेन ने इस अधिवेशन पर सरकारी कार्य रिपोर्ट करते समय बताया कि 14वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान शीतकाल की विभिन्न जातियों की जनता को सर्वाधिक ठोस लाभ मिला। शीतकाल ने 10 बड़ी जनजीवन परियोजनाएं लागू कर जनजीवन की उन्नति में 10 खरब युआन से अधिक धनराशि लगाई। आंकड़ों के अनुसार शीतकाल के शहरी और ग्रामीण नागरिकों की प्रति व्यक्ति डिस्पोजेबल आय अलग अलग तौर पर वर्ष 2021 में 46,503 युआन और 16,935 युआन से वर्ष 2025 में 58,794 युआन और 23,184 युआन जा पहुंची। सरकारी कार्य रिपोर्ट के अनुसार 14वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान शीतकाल ने 5 बार शहरी व ग्रामीण नागरिकों की बुनियादी पेंशन का मापदंड उन्नत किया। शहर व कस्बे में पड़ताल से प्राप्त बेरोजगार दर सर्वेक्षण बेरोजगारी दर देश में सबसे नीची है। वर्ष 2025 में शहरों व कस्बों में 51,000 नए रोजगार सृजित हुए। विश्वविद्यालयों से स्नातकों की रोजगार दर 95% से अधिक है। चीन के खिलाफ जापानी आक्रमणकारी सेना की यूनिट 731 द्वारा किए गए अपराधों के साक्ष्य संग्रहालय ने 31 जनवरी को एक पूर्व सदस्य का वीडियो संग्रह जारी किया। 47 मिनट की ये गवाही यूनिट 731 की ताकाहाशी टीम के एक कर्मचारी हिदेयो सातो द्वारा दी गई है, जिसमें प्लेग बैक्टीरिया की खेती, जानवरों का विच्छेदन और मानव प्रयोग सहित किए गए अपराधों का विस्तृत विवरण दिया गया है, जो चीन पर आक्रमण के दौरान जापानी सेना द्वारा किए गए अमानवीय अत्याचारों के और भी अकाट्य प्रमाण प्रदान करता है।
चीन के खिलाफ जापानी आक्रमणकारी सेना के यूनिट 731 द्वारा किए गए अपराधों के साक्ष्य संग्रहालय के प्रचार, शिक्षा और प्रदर्शनी विभाग के निदेशक जिन शीचेंग ने बताया कि यूनिट 731 में बचे लोगों की सूची में दर्ज है कि हिदेयो सातो का जन्म 1927 में हुआ था और उन्होंने 1942 से 1945 तक यूनिट 731 में सेवा की थी। वीडियो में हिदेयो सातो ने इतिहास के उस काले दौर का वर्णन किया है। हिदेयो सातो ने कहा कि ताकाहाशी टीम ने कीटाणु शोधन कार्य की आड़ में जीवित विच्छेदन किया, जिसमें प्लेग से संक्रमित छोटे जानवर भी शामिल थे। उनका मुख्य कार्य पशु प्रयोगों के माध्यम से प्लेग बैक्टीरिया की घातक खुराक और मृत्यु दर को सत्यापित करना था। इन अध्ययनों का उद्देश्य प्लेग बैक्टीरिया को हथियार में बदलना था। हिदेयो सातो ने बताया कि मानव प्रयोग एक विशेष रूप से निर्मित कड़ी सुरक्षा वाले कारागार भवन में किए गए थे। यह यूनिट 731 का मुख्य क्षेत्र था। केवल अनुभवी विशेषज्ञ ही जीवित मनुष्यों पर प्रयोग करने के योग्य हैं। उनके जैसे युवा टीम सदस्य इसके लिए पात्र नहीं हैं। निदेशक जिन शीचेंग ने कहा कि यह विवरण यूनिट 731 के भीतर मौजूद सख्त पदानुक्रम प्रणाली और उसकी आपराधिक गतिविधियों से जुड़ी उच्च स्तरीय गोपनीयता की पुष्टि करता है। हिदेयो सातो ने यूनिट 731 द्वारा बायोलॉजिकल हथियार बनाने की बात भी स्वीकार की। आप हमसे शांति मांगते हैं और हम देते हैं, और डोनेट की दुकान से बाहर निकलते समय सड़कों पर हमारे चेहरे पर गोली लग जाती है। ये शिकायत अमेरिकी मिनेसोटा राज्य के गवर्नर टिम वॉल्स की है, जहां 1 महीने के अंदर मिनेसोटा में अमेरिकी आव्रजन और सीमा शुल्क प्रवर्तन के कानून प्रवर्तन अधिकारियों ने 2 अमेरिकी नागरिकों को गोली मार दी। ये बात अमेरिकी फेडरल सरकार और राज्य सरकारों के बीच बढ़ती दरार और टकराव को दिखाती है। सिजिटियन द्वारा दुनिया भर के नेटिजन्स के लिए जारी एक सर्वे से पता चलता है कि 92.2% उत्तरदाताओं का मानना है कि अमेरिकी समाज एक ऐसे बुरे चक्कर में फंस गया है जिसमें हिंसक घटनाएं सख्त कंट्रोल को बढ़ावा देती हैं और सख्त कंट्रोल और ज्यादा हिंसक घटनाओं को बढ़ाते हैं। अमेरिका पर हमला कर रहा है कि स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है। लंबे समय से अमेरिकी संघीय कानून प्रवर्तन अधिकारियों की हिंसक कार्रवाई से पैदा दुखद घटनाएं सामने आती रही हैं। सर्वे में 88.2% उत्तरदाताओं ने कहा कि हिंसक कानूनी कार्यान्वयन अमेरिकी समाज की एक गहरी बीमारी बन गई है, जो नस्लीय भेदभाव, अमीर गरीब का अंतर और हथियारों के बढ़ते इस्तेमाल जैसे मुद्दों से जुड़ी हुई है और एक ऐसा बुरा चक्र बना रहा है जिसे तोड़ना मुश्किल है। पाक सेना ने 31 जनवरी को बयान जारी कर बताया कि पाक सुरक्षा बल ने उस दिन बलूचिस्तान राज्य में कुल 92 आतंकियों को मार गिराया। बयान में कहा गया कि आतंकियों ने उस दिन बलूचिस्तान के कई इलाकों में अनेक आतंकवादी हमले किए, जिसमें 18 नागरिकों की मौत हो गई। सुरक्षा बल ने जवाबी हमले में 92 आतंकवादियों को मार डाला, जिनमें 3 आत्मघाती हमलावर थे। लड़ाई में 15 सुरक्षा कर्मियों की मौत हो गई। बयान में कहा गया कि ये हमले सीमा के बाहर आतंकवादी संगठन द्वारा रचे गए थे। सुरक्षा बल सफाई की गतिविधि जारी रखेगा और सुरक्षा व स्थिरता को सुनिश्चित करेगा। 2026 ऑस्ट्रेलियन ओपन के कई फाइनल मैच 31 जनवरी को संपन्न हुए। कजाकिस्तान की रायबाकिना ने शीर्ष वरीयता प्राप्त सबालेंका को 2-1 से हराकर अपना पहला ऑस्ट्रेलियन ओपन महिला एकल खिताब जीता। चीन के अनुभवी खिलाड़ी झांग शुआई ने बेल्जियम की मर्टेंस के साथ जोड़ी बनाकर महिला युगल खिताब जीता। ली शियाओहुई ने व्हीलचेयर एकल फाइनल सीधे सेटों में जीतकर अपना पहला ग्रैंड स्लैम एकल खिताब हासिल किया। 1 फरवरी को इस साल के ऑस्ट्रेलियन ओपन का अंतिम दिन होगा, जिसमें पुरुष एकल खिताब के लिए जोकोविच का मुकाबला अल्काराज से होगा। 50-50-1 आंदोलन द्वारा आयोजित आव्रजन और सीमा शुल्क प्रवर्तन के खिलाफ राष्ट्रीय कार्य दिवस के हिस्से के तौर पर 31 जनवरी को दक्षिणी कैलिफोर्निया के कई शहरों में प्रदर्शन हुए। उस दोपहर लगभग 500 प्रदर्शनकारी लॉस एंजल्स सिटी हॉल के सामने इकट्ठा हुए। आईसीई लॉस एंजल्स से बाहर निकलो और अमेरिकी होने पर शर्म करो लिखे साइन पकड़े हुए उन्होंने नारे लगाए और ट्रंप प्रशासन द्वारा लागू की गई कई नीतियों का विरोध किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक उस दिन लॉस एंजल्स के आसपास के कुछ शहरों में आईसीई द्वारा आव्रजन और सीमा शुल्क नियमों को हिंसक तरीके से लागू करने के खिलाफ प्रदर्शन भी किए गए। यह चाइना रेडियो इंटरनेशनल है। आप सुन रहे हैं अपनी दोस्त और होस्ट लीला भट्ट के साथ चीनी कहानी कार्यक्रम। यह चाइना रेडियो इंटरनेशनल है और आप सुन रहे हैं अपनी दोस्त और होस्ट लीला भट्ट को। चीनी कहानी कार्यक्रम में आप सभी का बेहद स्वागत है। दोस्तों, चीनी कहानी कार्यक्रम के अंतर्गत हम सुन रहे हैं आ लाई का उपन्यास
जिसका नाम है खोखला पहाड़। यह कहानी है तिब्बत के एक पहाड़ी इलाके में बसे एक गांव की। तो दोस्तों, इस कहानी के पिछले अंक में हमने सुना था कि सांगदन और उसके बेटे गेला के वापस आने के बाद सभी लोगों को एक इत्मीनान की अनुभूति होती है। सभी गांव वाले बहुत सी जरूरत की चीजों को उनके दरवाजे पर रखाते हैं। सांगदन इन सभी चीजों को देखकर बेहद खुश होती है। गेला अपने घर का दरवाजा लगाने की कोशिश करता है, लेकिन वह इस काम में नाकामयाब होता है। एनबो इस काम में गेला की मदद करता है। उन दोनों के वापस आने की वजह से एनबो को एक सुकून की अनुभूति होती है। उसे लगता है जैसे उसके पापों का प्रायश्चित हो चुका है। वहीं गेला और बनी एक दूसरे को देखकर बेहद खुश होते हैं। तो दोस्तों, कहानी में आगे क्या हुआ, आइए जानने के लिए सुनते हैं कहानी का शेष भाग। एनबो हंसने लगा और चौक में मौजूद सभी लोग हंस पड़े। अब उत्पादन टीम के नेता के अंदर थोड़ी हिम्मत आई और उसने चिल्लाकर कहा, चलो अब सब लोग खेत में काम पर। प्राइमरी स्कूल की घंटे भी जोर जोर से बजने लगी। चौक में खड़े सभी लोग अलग अलग दिशाओं की ओर चल पड़े। अब वहाँ अकेले सांगदन बची रही और अभी भी अपने सफेद बालों में कंघी कर रही थी। जामगन गोंदबो वहाँ से जाने वाला आखिरी व्यक्ति था। यह बूढ़ा भूतपूर्व लामा अपने हाथों में एक बेलचा लिए हुए चुपचाप खड़ा रहा, ठीक वैसे ही जैसे कोई भिक्षु हाथ में झंडा लिए रहता है। और सांगदन को तब तक देखता रहा जब तक उसने कंघी रख नहीं दी। इसके बाद उसने एक मुस्कान बिखेरते हुए गोंदबो की ओर देखा। इसके बाद ही जामगन गोंदबो पलटा और गांव के पश्चिमी छोर की ओर चल पड़ा। सूरज उसके पीछे था, इसलिए वह सामने कंधे पर बेलचा रखे हुए अपनी छाया ही देख सकता था। उसने मन ही मन कहा, कुकर्मी। गोंदबो सड़क की तरफ बढ़ा जा रहा था और काफी दूर जाने के बाद उसने पलटकर सांगदन की तरफ देखा, जो अभी भी लगातार उसे देखती जा रही थी। उसने बुदबुदाते हुए कहा, इस भ्रष्ट दुनिया में जहाँ भी जीवन है, बुराइयां भी वही मौजूद हैं। गेला और सांगदन ने पिछले साल से पहले वाले वर्ष में गर्मियों में इस गांव को छोड़ा था। इसके बाद एक गर्मी और बीत गई। तीसरी गर्मी आने से कुछ ही समय पहले वे वापस ची गांव में पहुंच गए। इन 2 वर्षों के दौरान इस गांव में कुछ भी नहीं बदला था। हाँ, लोगों को यह लगने लगा था कि अब पहले के मुकाबले दिन बहुत धीरे धीरे गुजर रहे हैं। दिन के गुजरने की चरमराहट खास तौर पर एनबो के घर में ज्यादा शिद्दत के साथ महसूस होती थी। अगर आप यूं ही समय को देख रहे हों और उसे महसूस न कर रहे हों, तो ऐसा लगेगा कि दिन के बाद रात और रात के बाद दिन के आने का सिलसिला पहले जैसा ही चल रहा था। लेकिन जैसे ही आप इसे महसूस करना शुरू करने लगेंगे, तो ऐसा लगेगा कि कोई घरघराती हुई मशीन अचानक धम की आवाज के साथ रुक गई हो। अनेक शामें ऐसी गुजरती थी जब गोधूली बेला के समय एनबो के दिमाग में अचानक गांव से गायब हुए माँ और बेटे का ख्याल आता और उसके दिल पर एक बोझ सा महसूस होने लगता। यह एक ऐसा दर्द था जिसे वह व्यक्त नहीं कर सकता था। उसकी निजी दुनिया में यह दर्द उसी तरह छाया रहता जैसे शाम के समय सामने के पहाड़ पर नीले आभा वाले कोहरे का अस्तित्व नजर आता है। उसके लिए दिन उन पैरों की तरह थे जिन्हें रस्सियों से बांध दिया गया हो और वे आगे बढ़ने में असमर्थ हों। इसलिए जब गेला और सांगदन वापस आए तो एनबो के घर में एक समारोह का वातावरण दिखाई देने लगा। पतीले में चढ़ा हुआ मांस तैयार हो चुका था और बीफ के शोरबे में मटर के दानों और सिल्वर वीट की पत्तियों को डालकर तबीयत से पकाया गया था। एनबो ने अपने पड़ोसी से अनाज के 2 डोले भी मंगा लिए थे ताकि घर में अच्छी शराब बनाई जा सके। दादी छियांग ने पतीले से मांस निकालकर एक दूसरे भगोने में रखा और फिर अपनी उंगलियां फूंकने लगी। शायद उनकी उंगलियां जल गई थी। चेहरे पर मुस्कान लिए उन्होंने परिवार वालों से कहा, अब जाओ तुम लोग और मेहमानों को बुला लाओ। एनबो और बनी दोनों सीढ़ियों की ओर बढ़े। पहले तो एनबो अकेले जाने वाला था, लेकिन बनी जिद करने लगा कि वह खुद अपने भाई गेला को बुलाने जाएगा। एनबो की पत्नी खिमचोक थोड़ी घबराई सी दोनों को देखती रही, लेकिन उसने भी बनी को कहा, जाओ और तुम खुद अपने दोस्त को लेकर आओ। एनबो ने भी कहा, तुम्हें तो चलना ही चाहिए क्योंकि तुम्हारी ही वजह से ऐसा कुछ हुआ कि उन दोनों को गांव छोड़ना पड़ा। खुशी से चीखता हुआ बनी भी एनबो के पीछे पीछे चल पड़ा, लेकिन वह अभी थोड़ी दूर ही चला था कि एनबो ने उसे कंधे पर बिठा लिया। बाप और बेटे गांव के चौक तक पहुंचे। गेला के मकान तक पहुंचते पहुंचते बनी अपने पिता के कंधे पर उछलने लगा और फिर एनबो ने उसे जमीन पर उतार दिया। दोस्तों, चीनी कहानी कार्यक्रम के अंतर्गत हम सुन रहे हैं आलाई की रचना खोखला पहाड़ का पहला भाग, सब कुछ अस्त व्यस्त। गेला और सांगदन के घर पर जो नया दरवाजा एक दिन पहले लगाया गया था, उसकी दरारों से अंदर जल रहे चूल्हे की रोशनी की झलक दिखाई दे रही थी। एनबो ने दस्तक देने के लिए अभी अपना हाथ उठाया ही था कि उसे लगा कि केवल उसका बेटा ही नहीं बल्कि उसकी पत्नी भी उसके पीछे खड़ी है। एनबो बहुत भावुक हो उठा।
उसने मुस्कुराकर बनी और उसकी माँ की ओर देखा और फिर 2 बार दरवाजे पर दस्तक दी। अंदर से सांगन की आवाज आई। उसने दरवाजा खोला और चूल्हे से उठ रही लपटों की रोशनी में एनबो का गंजा सिर और उसकी पत्नी का चौड़ा चेहरा चमक उठा। वह अभी कुछ कहना चाह ही रहा था, लेकिन मुंह से कोई आवाज नहीं निकली। इन लोगों को देखकर सांगन के चेहरे पर एक विस्मय का भाव था और कहीं एक अज्ञात डर भी। एनबो ने एक बार फिर मुंह में आए थूक को निकला और कुछ बोलना चाहा, लेकिन अभी भी कुछ नहीं बोल सका। ऐसे ही कुछ क्षण बीत गए और अब सांगन के चेहरे पर भय की जगह आश्चर्य और खुशी के भाव दिखाई देने लगे। उसने दरवाजे से बाहर सिर निकालते हुए गेला को आवाज दी, गेला, हमारे पड़ोसी हमको मिलने आए हैं। इतना कहने के बाद उसने एनबो के चेहरे को चूम लिया। इससे पहले कि एनबो कुछ सोच पाता, बाहर खड़े सभी लोगों के चेहरों पर सांगन ने अपना चुंबन बिखेर दिया था। एनबो ने झिझकते हुए अपनी हथेली से चुंबन के निशान को साफ करने की कोशिश की, जबकि वहाँ सचमुच कोई निशान नहीं था। अब तक सांगन नन्हे बनी को गोद में ले चुकी थी। उसने अभी बनी के मस्तक को चूमने की कोशिश की थी कि उस छोटे बच्चे ने घबराकर खुद को उससे छुड़ा लिया। सांगन ने एक बार कोशिश की, लेकिन उसे सफलता नहीं मिली। चियांग ने सांगन को अपनी ओर खींचा और कहा, सांगन, मत ऐसे करो, बच्चा डर रहा है। इस बीच बनी मुस्कुराने लगा था, क्योंकि उसकी निगाह गेला पर पड़ गई थी, जो उसकी ओर ही आ रहा था। सांगन के चेहरे पर एक बार फिर भय की लकीरें उभर आईं। बच्चा डर रहा है? क्यों डर रहा है? क्या वह मुझसे डर रहा है? सांगन ने कांपते हुए स्वर में सवाल किया। एनबो और उसके परिवार के सदस्य चुपचाप खड़े रहे। वे समझ नहीं पा रहे थे कि इस पर अपनी क्या प्रतिक्रिया दे। गेला आगे बढ़ा और उसने अपनी माँ का कंधा पकड़ते हुए कहा, माँ, घबराओ नहीं, हमसे किसी को डरने की जरूरत नहीं है। गेला की आवाज अब काफी भारी हो गई थी। लगता था जैसे कोई वयस्क बोल रहा हो। उसकी आवाज में कहीं अंदर छिपे गुस्से की भी छाप सुनाई दे रही थी। उसकी बातें सुनकर सांगन को थोड़ी राहत मिली और उसका चेहरा सामान्य हुआ। फिर उसने गेला की ओर मुखातिब होते हुए कहा, बेटा, मेहमानों को अंदर बुलाओ और बैठाओ। गेला ने शांत भाव से एनबो की आंखों में देखा और फिर कहा, माँ, हमारा घर बहुत छोटा और गंदा है और कोई भी यहाँ बैठना पसंद नहीं करेगा। यह घर केवल हम जैसे लोगों के लिए है, जिनके पास रहने की कोई और जगह नहीं है। अब एनबो को लगा कि उसे कुछ बोलना ही चाहिए और उसने गेला की तरफ ऐसी नजरों से देखा जिसमें थोड़ी शर्म थी और थोड़ा प्रायश्चित भी था। उसने कहा, गेला और सांगन, तुम लोगों के वापस आने से मैं और मेरा परिवार बेहद खुश है। दरअसल हम लोग डर गए थे कि अब शायद तुम लोग कभी वापस नहीं आओ। हमें यह भी पता नहीं था कि तुम लोग कहाँ चले गए। जो कुछ हुआ उसमें सारी गलती मेरी थी और आज मैं अपने पूरे परिवार के साथ यहाँ तुम लोगों से माफी मांगने आया हूँ। एनबो जो कुछ कहना चाहता था उसने कह दिया और पहली बार उसे ऐसा लगा कि उसके दिल पर से एक भारी बोझ उतर गया है। उसने गहरी सांस ली और अपनी आंखों में कोमलता लाते हुए उसने हाथ बढ़ाकर गेला के सिर को थपथपाया। बेटा, तुम और तुम्हारी माँ ने मैं तुम दोनों से माफी मांगता हूँ। एनबो अपने दोनों हाथ आगे बांध कर झुका और उसके पीछे उसके परिवार के अन्य सदस्य भी उसी तरह झुके। जब वे सीधे हुए तब गेला का सारा गुस्सा गायब हो चुका था। अब उसे यह समझ में नहीं आ रहा था कि जवाब में वह क्या बोले। उसकी आंखें लाल हो रही थी और ऐसा लगता था कि अभी उन आंखों से आंसू निकल आएंगे। यह स्थिति थोड़ी देर तक बनी रही और फिर बनी ने अपनी मुस्कान से गेला को आकर्षित करते हुए कहा, भैया गेला। जंगली सा दिखने वाला गेला अब रोने लगा था और उसने रोते रोते ही बनी को अपनी ओर खींचकर सीने से लगा लिया। वह अभी बनी को चूमने ही जा रहा था कि बनी ने अपने को अलग करते हुए कहा, नहीं भैया, कम्यून के अस्पताल के डॉक्टर ने कहा कि मुझे किसी को चूमना नहीं चाहिए। गेला ने सवाल किया, बनी, क्या डॉक्टर ने तुम्हारी बीमारी का इलाज शुरू कर दिया है? डॉक्टर का कहना है कि मुझे कोई बीमारी नहीं है, बस मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है और ची गांव के लोग सफाई पर ध्यान नहीं देते, इसलिए अगर किसी ने मुझे चूम लिया तो मुझे फौरन किसी वायरस का असर हो जाएगा। बनी, तुम्हारी लंबाई क्यों नहीं बढ़ी? डॉक्टर कहते हैं कि अभी मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है और जैसे ही मेरे शरीर में थोड़ी ताकत आएगी मेरी लंबाई भी बढ़ेगी। ठीक है बनी, तुम जल्दी जल्दी बढ़ो, ठीक है? जब तुम लंबे हो जाओगे तो फिर लड़ाई करने से भी डरने की जरूरत नहीं होगी। मैं लड़ाई नहीं करता हूँ। अगर मैं लड़ता हूँ तो जल्दी थक जाता हूँ और थकना मेरे स्वास्थ्य के लिए बहुत बुरा है। गेला ने सांस खींचकर अपना सीना फुलाया और कहा, ठीक है, मैं तुम्हें लड़ने में मदद पहुँचाऊंगा। बनी हंसने लगा और उसके हंसते समय उसके सफेद चेहरे पर एक लाली दिखाई देने लगी। इस बीच जामकन गोनबो ने अपनी पीठ सीधी करते हुए खंखारते हुए कहा, अब तो तुम लोग हमारे मेहमानों को खाने के लिए दावत पर आने का न्योता दे दो। हाँ हाँ। एनबो की तंद्रा टूटी और उसे लगा कि वह जिस काम के लिए आया है उसे जल्दी करे। उसने कहा, गेला और सांगदन, मेरे परिवार ने तुम लोगों के लिए कुछ खाना तैयार किया है।
कृपया हमारे घर चलकर साथ खाकर हमारे ऊपर कृपा करो। बनी पहले ही गेला को चौक से बाहर खींचते हुए ला चुका था। घर पर छियांग ने सांगदन का झुककर अभिवादन किया और अपने हाथ के इशारे से आगे बढ़ने का निमंत्रण दिया। सांगदन के लबादे के निचले हिस्से को उठाने के लिए छियांग झुकी और ऐसा संकेत किया कि मेहमानों को सबसे आगे चलना चाहिए। सांगदन आगे आगे चल रही थी और जामकन गोनबो, एनबो और एनबो की पत्नी अगल बगल साथ दे रहे थे। खिमचोग अपनी टिप्पणी के साथ हाजिर हुई। किसी गाउन को ऊपर उठाने का क्या मतलब, जब वह पहले से ही ऊपर उठी हुई है। इसकी तो लंबाई भी इतनी नहीं है कि पिंडलियों को ठीक से ढक सके। ऐसे में वह जमीन तक कहाँ पहुँच पाएगी। पत्नी की यह टिप्पणी एनबो को अच्छी नहीं लगी और उसके माथे पर शिकन दिखाई देने लगी। अगर उसे अपना गाउन उठाना अच्छा लगता है तो तुम्हें क्या दिक्कत है। खिमचोग का ध्यान अभी भी पूरी तरह सांगदन पर लगा हुआ था। उसे गौर से देखो, वैसे तो उसकी जिंदगी किसी जानवर से बेहतर नहीं है, लेकिन यहाँ वह ऐसा अभिनय कर रही है जैसे किसी रईस खानदान की हो। जामकन गोनबो ने उसे फटकारते हुए कहा, अब बहुत हो चुका। जिस तरह वह औरत चल रही है उससे लगता है कि सचमुच वह किसी रईस परिवार की है। सांगदन ने इस आखिरी वाक्य को जरूर सुना होगा, क्योंकि अचानक उसके शरीर में एक कपकपी सी हुई और क्षण भर के लिए उसे ऐसा लगा कि वह बेहोश होकर गिर जाएगी। कुल मिलाकर हुआ यह कि वह पहले की ही तरह पूरे आत्मविश्वास के साथ अपने गाउन को दोनों हाथों से पकड़कर ऊपर उठाए हुए आगे बढ़ती रही और उसके होठों पर इस बीच लगातार एक मुस्कान दिखाई दे रही थी। उस दिन के बाद से चीगांव में एक नई अफवाह उड़ गई कि सांगदन किसी रईस परिवार की बेटी है जो घर से भागकर इस गांव में आ गई थी। इस अफवाह के उड़ने के साथ ही गांव वालों की निगाह में ढेर सारे ऐसे ब्यौरे दिखाई देने लगे जिन पर उन्होंने पहले कभी गौर नहीं किया था। उन्होंने ध्यान दिया कि सांगदन की कमर में एक छोटी थैली हमेशा बंधी रहती है। दरअसल किसी ने कभी उसे इस थैली के बगैर नहीं देखा। अपनी याददाश्त पर जोर डालते हुए गांव वालों ने याद किया कि जब वह पहली बार गांव में दिखाई दी थी तो उसके कमर की थैली बहुत सुंदर चमड़े की थी और उस थैली के बीचों बीच एक रंगीन रत्न जड़ा हुआ था। इतने दिनों में थैली का रंग धुंधला पड़ चुका था और अब वह अपनी चमक खोने के बाद मटमैला भूरे रंग का दिखाई देने लगा था। थैली के कोने पर एक नीला धब्बा भी दिखाई देता था। अब हर व्यक्ति यह कहने लगा कि उस थैली में बेशकीमती जेवर भरे हुए थे। कुछ लोगों ने यह भी दावा किया कि उन्होंने रात में सांगदन की खिड़की से कभी कभार रोशनी की ऐसी किरणों को बाहर आते देखा है जो मूल्यवान रत्नों में से ही निकलती हैं। अपने इस बात का और विश्लेषण करते हुए उनका यह कहना है कि इस तरह की रोशनी या तो मोतियों से, मूंगे से या बिल्ली की आंख से ही निकलती है। बड़ी अजीब सी बात थी। अब जब भी सांगदन गांव में कहीं जाती तो लोगों की आंखें फौरन उसके कमर में लटक रही थैली पर पड़ जाती। सांगदन को इसका एहसास हो गया था, लेकिन उसने हमेशा खुद को इन चीजों से अनजान ही दिखाया। वह पहले की ही तरह लापरवाह अंदाज में अपनी चमकदार मुस्कान बिखेरती हुई गांव के एक कोने से दूसरे कोने तक घूमती रहती थी। बस कुछ बददिमाग लोग ऐसे थे जिनकी नियत में खोट कहा जा सकता है और वे उसके खूबसूरत चेहरे और सफेद चमकते बालों को देखकर मुग्ध होते रहते थे। किसी के अंदर इतना साहस नहीं था कि उसकी ओर देखने के अलावा वह कुछ और कर सके। इसी के साथ एक और अफवाह फैल गई। किसी जादूगर ने सांगदन के जेवरों को उस समय शाप दे दिया जब वह पहली बार घर से भागी थी। इसके अनुसार अगर किसी ने उस पर हाथ लगाया तो उसके भीतर के जादुई जहर से हाथ लगाने वाले की उंगलियों में सूजन आ जाएगी और फिर सारी उंगली सड़ जाएगी। दोस्तों, छेड़े कहानी कार्यक्रम के अंतर्गत हम सुन रहे हैं आलाई की रचना खोखला पहाड़ का पहला भाग, सब कुछ अस्त व्यस्त। साल मौसम अजीबोगरीब बना रहा। बसंत आ चुका था, लेकिन आमतौर पर बसंत के मौसम में जैसा होना चाहिए वैसा महसूस नहीं हो रहा था। न तो रात के समय हल्की बूंदाबांदी होती और न दिन के समय आसमान में सूरज की रोशनी बहुत साफ दिखाई देती। घाटियों में ताजे फूल भी नजर नहीं आ रहे थे। बेशक एक अजीब सी हवा लगातार बह रही थी और सारा आसमान धूल के पीलेपन से भरा हुआ था। यह धूल गांव के लोगों के चेहरों और आंखों पर एक परत बनकर ठहर जाती थी। धूल की एक बारीक चादर समूचे वायुमंडल में फैली हुई थी, जिससे सारे गांव का रंग धरती के रंग से मिल गया था। हालांकि चीगांव के लोगों की जिंदगी हमेशा तंगहाली में ही गुजरती थी, लेकिन उन्हें कम से कम इस बात की तसल्ली होती थी कि उनके सिर पर आकाश का खूबसूरत नीलापन है और उन्हें बेहद ताजा हवा नसीब हो जाती है। अब वे इन चीजों से भी वंचित हो गए थे। हवा में अब दम घुटता था और लग रहा था कि अच्छे दिनों का दौर कहीं दूर चला गया है। उस साल चीगांव के सभी लोग आंख की किसी बीमारी की चपेट में आ गए थे। इसकी वजह से हालत यह हुई कि जब भी लोग सुबह सोकर उठते वे पाते कि उनकी आंखें खुल ही नहीं रही है और पूरी तरह चिपक गई हैं। फिर वे उंगलियों में थूक लेकर अपनी आंखों पर मलते और तब कहीं बड़ी मुश्किल से वे खुलती। घर से बाहर निकलने पर वे देखते कि सामने वाले की भी आंख उसी की तरह लाल और सूजी हुई है।
हवा चलने पर आंख से लगातार पानी निकलने लगता और पलकें स्थिर नहीं रह पाती। अंत में कम्यून के हॉस्पिटल की शरण में लोगों को जाना पड़ा और वहाँ आंख में कुछ दवाई डालने के बाद धीरे धीरे उन्हें राहत मिलने लगी। दवा डालने के बाद उनका सामना डॉक्टर से होता। वह गांव वालों को बताता कि जब हवा में धूल की मात्रा इतनी ज्यादा हो तो इससे बचने के लिए अगर वे एक खास तरह के शीशे वाला चश्मा आंखों पर लगाएंगे तो इस बीमारी की चपेट में आने से बच सकेंगे। अपना भाषण देते समय डॉक्टर खुद भी वैसा ही चश्मा लगाए होता। श्रोताओं के रूप में गांव के लोग चश्मे वाले डॉक्टर के सामने एक कतार में खड़े होते और उसका भाषण सुनते। इसके बाद सबकी आंखों में एक ड्रॉपर की मदद से दवा डाली जाती। किसी ने महसूस किया कि यह सारा कुछ एक कोने से खड़े होकर मुस्कुराते हुए सांगदन देखा करती थी। सबसे बड़ी बात यह थी कि उसकी आंखों में कभी कोई बीमारी नहीं हुई और वह पहले की ही तरह चमकती रहती थी। वह इन मरीजों को इस तरह देखती गोया सब कुछ समझ रही हो, लेकिन जब कोई उसकी ओर देखता तो वह मुंह फेर लेती। उसके लगातार हंसते रहने का लोग अपने अपने ढंग से अर्थ लगाते, लेकिन कोई किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाता। कुछ ही दिनों बाद गांव वाले इस बात को भूल गए कि उनकी आंखें इसलिए रोगग्रस्त हुई थी क्योंकि उस साल अचानक वसंत के मौसम में धूल का तूफान उठ खड़ा हुआ था। वे तो यही सोचने में मस्त थे कि वह कौन सा जादूगर था जिसने सांगदन के जेवरों को शाप दिया था। वे कहने लगे कि जरूर उसके जादू में बहुत ताकत रही होगी, क्योंकि जब से उन लोगों ने सांगदन के कमर में बंधी थैली को देखना शुरू किया उनकी आंखें खराब होने लगी। किसी से यह जानकारी पाकर उन्हें और चिंता हुई कि कोई चाहे भी तो उस थैली को देखने से अपने को रोक नहीं सकता था। अब यह मामला गंभीरता के साथ विचार के लिए प्रोडक्शन टीम के कार्यकर्ताओं के सामने रखा गया। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि चीगांव को पीपुल्स कम्यून की प्रोडक्शन टीम के हवाले कर दिया गया था। यहाँ कम्युनिस्ट पार्टी की एक शाखा थी, कम्युनिस्ट यूथ लीग की एक शाखा थी, गरीब और निम्न मध्यम किसानों का एसोसिएशन था और पीपुल्स मिलिशिया की एक डिवीजन भी तैनात थी। इन सभी संगठनों का नेतृत्व यहाँ के कार्यकर्ता करते थे और सभी कार्यकर्ताओं का चयन चीगांव से ही किया गया था। इसलिए जब गांव के लोगों ने सांगदन के शाप के बारे में अपनी चिंता उन कार्यकर्ताओं को बताई तो वे कार्यकर्ता भी सारी बातों को सुनकर चिंता में डूब गए। इसके बाद अगला तार्किक कदम यही था कि वे लामा जामकन गोनबो से पूछें कि अब आगे क्या किया जाना चाहिए। निर्विवाद रूप से वही ऐसा व्यक्ति था जिससे कुछ पूछा जा सकता था। कार्यकर्ताओं का समूह भी लामा के जवाब का इंतजार करने लगा। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। इसी के साथ हमारा आज का चीनी कहानी कार्यक्रम का यह अंक यही समाप्त होता है। अगले अंक में फिर होगी आपसे मुलाकात इस कहानी के शेष भाग के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए, रखिए अपना ध्यान और दीजिए अपनी दोस्त और होस्ट लीला भट्ट को इजाजत। नमस्कार, बाय बाय, जय जय। यह चाइना रेडियो इंटरनेशनल है। अब शुरू होता है पश्चिम की तीर्थ यात्रा महासागर का समय। नमस्कार दोस्तों, पश्चिम की तीर्थ यात्रा सुप्रसिद्ध चीनी उपन्यास लेकर हाजिर हूँ मैं मैत्री शर्मा। आज की कहानी इस प्रकार है। दोस्तों, अब तक आपने कहानी में सुना कि गुरु अपने सबसे छोटे शिष्यों को यह कहकर जाता है कि जब भी सांचांग का आगमन हो तो उसे मानव फल जरूर दिए जाएं और वह यह भी चेताता है कि केवल 2 मानव फल ही दिए जाने चाहिए, उससे ज्यादा बिल्कुल न दिए जाएं। उसके बाद सांचांग और उसके शिष्यों का आगमन होता है और वे शिष्य उनके आदर सत्कार में लग जाते हैं। चलिए दोस्तों, कहानी को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं कहानी में आगे क्या हुआ। इस बीच पवित्र वायु और दीप्त चंद्र दबे शब्दों में सांचांग की प्रशंसा में कह रहे थे, कितना महान है यह भिक्षु, अवश्य ही यह मनुष्य के भेष में पश्चिम का प्रिय मनीषी है। इसका बर्ताव भी कितना अच्छा है। हमारे गुरुदेव ने इसका स्वागत कर अपनी पुरानी दोस्ती के प्रतीक का स्वरूप इसे मानव फल देने का आदेश दिया है। साथ ही उन्होंने इस भिक्षु के अनुगामियों से सावधान रहने को भी कहा है। इसके चेले चपाटों के चेहरे हथियारों जैसे हैं और उनका स्वभाव भी बहुत उग्र है। हमारे सौभाग्य से भिक्षु ने उनको यहाँ से बाहर भिजवा दिया है। अगर वे यहाँ भी होते तो हम भिक्षु को मानव फल न दे पाते। पवित्र वायु ने कहा, हम अभी तक यह नहीं जानते कि यह भिक्षु हमारे गुरुदेव का पुराना दोस्त है या नहीं। यही सही होगा कि हम उसी से पूछकर इस बारे में आश्वस्त हो लें। वे दोनों सांचांग के पास जाकर बोले, श्रद्धेय गुरुवर, क्या हम आपसे एक बात जानने की दृष्टता कर सकते हैं कि आपके धन ग्रंथ लाने पश्चिमी स्वर्ग जाने वाले सांचांग हैं? प्रति अभिवादन में झुकते हुए सांचांग ने कहा, जी मैं ही हूँ, लेकिन आपको यह कैसे पता चला? उन्होंने जवाब दिया, यहाँ से जाने से पहले हमारे गुरुदेव ने हमें आपके आने के बारे में पहले ही बता दिया था और आपके स्वागत का आदेश दिया था, लेकिन आप तो अचानक जल्दी से यहाँ पहुँचे, जिस कारण हम उनके आदेश का पालन न कर सके। गुरुवर, आप कृपया आसन ग्रहण करें, हम आपके लिए थोड़ी चाय ले आते हैं। सांचांग बोला, मैं सम्मानित हुआ।
दीप्त चंद्र शीघ्र ही सुगंधित चाय का प्याला ले आया। चाय पान कर लेने के बाद पवित्र वायु ने दीप्त चंद्र से कहा, गुरुदेव के आदेशानुसार हम फल ले आए। दोनों युवक सांचांग को वहीं छोड़कर अपने कमरे में चले गए। वहां उनमें से एक ने एक स्वर्ग दंड उठाया और दूसरे ने एक लाल तश्तरी लेकर उसे गुदगुदा बनाने के लिए उस पर अनेक रेशमी रुमाल रख दिए। फिर वे मानव फलोद्यान में गए। पवित्र वायु पेड़ पर चढ़ गया और उसने अपने स्वर्ण दंड से मानव फल को झकझोरा। दीप्त चंद्र फलों को तश्तरी में झेल लेने के लिए नीचे खड़ा रहा। कुछ ही पलों में उन्होंने 2 फल नीचे गिराकर तश्तरी में रख दिए और उन्हें सांचांग के पास ले जाकर बोले, गुरुवर, हमारा यह मंदिर एक दूरवर्ती और निर्जन जगह में बसा हुआ है। यहाँ आपको भेंट देने के लिए 2 फलों के अलावा और कोई स्वादिष्ट पदार्थ मौजूद नहीं है। आशा है इसके द्वारा आपकी भूख शांत हो सकेगी। मानव फल को देखते ही घृणा से संत्रस्त सांचांग गज भर पीछे हट गया और कह उठा, हे भगवान, इस प्रचुरता के वश में आप लोग इतनी ज्यादा क्षुधार्त कैसे हो गए कि आप मानव का मांस खाने लग गए हैं? और एक सद्यजात शिशु से मेरी तृषा किस तरह से शांत हो सकती है? पवित्र वायु सोच रहा था, लगता है तत्वतक के सागर और वाणी और जीवा के रण क्षेत्र रूपी संसार में रहते रहते इस भिक्षु की देह मरणशील और नेत्र मांसल हो गए हैं और इसी कारण यह अमरकों के इस निवास स्थान के रत्नों की परख कर पाने में असमर्थ हो गया है। दीप्त चंद्र ने कहा, श्रद्धेय गुरुवर, इन्हें मानव फल कहा जाता है। कोई कारण नहीं कि आप इनमें से कम एक को न खा सकें। सांचांग बोला, कैसी फालतू बातें कर रहे हैं आप भी? इनका गर्भाधान इनके माता पिता द्वारा किया गया था और जन्म लेने से पहले इनके माता पिता को अनंत कष्ट झेलने पड़े थे। इन्हें आप फल के रूप में कैसे खा सकते हैं, जबकि इन्हें जन्म लिए अभी 3 दिन भी नहीं बीते? पवित्र वायु ने आश्वस्त करना चाहा, आप विश्वास करें, ये सच में वृक्ष पर ही उत्पन्न हुए और बढ़े हैं। जुगुप्सा से भरा सांचांग बोला, नितांत असंगत मूर्खतापूर्ण बात कर रहे हैं आप। शिशु न वृक्ष पर जन्म लेता है न बढ़ता है। अमानवीय पशुओं, इन्हें तुरंत यहाँ से ले जाओ। सांचांग की इस साफ मनाही से वे दोनों युवक तश्तरी वापस ले गए और अपने कमरे में चले जाने को मजबूर हो गए। वास्तव में उन फलों को खा पाना भी कठिन ही था। अंदर पहुंच जाने की स्थिति में उन्हें ज्यादा देर तक रखा भी नहीं जा सकता था। वे जल्दी ही कड़े हो जाते थे और फिर उन्हें नहीं खाया जा सकता था। इसलिए दोनों युवकों ने अपने बिस्तर पर बैठकर एक फल खा लिया। हे भगवान, ये कैसी अघटित घटना हो गई। युवकों ने कमरे को रंधनशाला से केवल एक दीवार से ही विभाजित किया हुआ था। उनकी फुसफुसाहट साफ सुनाई दे रही थी। जब से युवकों ने स्वर्ण दंड और तश्तरी उठाई थी, तभी से रंधनशाला में बैठा भात पकाता शूकर उनकी आपस की बातचीत सुनता चला रहा था। बाद में उसने सुना कि थान भिक्षु मानव फल को पहचान नहीं पाया था, इसलिए युवकों को उन फल को वापस ले जाकर खुद खाना पड़ गया था। शूकर के मुंह में पानी भर आया। उसने सोचा, मैं भी वह फल खाना चाहूंगा, लेकिन ये तो मुझे पता ही नहीं कि उसे खाया कैसे जाता है। खुद कुछ कर पाने में असमर्थ वह मंद बुद्धि इस बारे में वानर भाई से चर्चा करने तक का इंतजार भी नहीं कर पा रहा था। चूल्हे के सामने बैठे ईंधन डालते रहने में अब उसे रस नहीं आ रहा था। बार बार रंधनशाला से मुंह बाहर निकालकर वह वानर को देखने की कोशिश कर रहा था। कुछ समय बाद ही वानर घोड़े को लेकर आता हुआ दिखाई दे गया। वानर ने घोड़े को एक शलभ के वृक्ष से बांध दिया। पिछवाड़े की ओर आने पर विक्षिप्तों की तरह हाथ हिलाते हुए शूकर उससे कहने लगा, इधर इस ओर आइए। वानर पीछे घूमा रंधनशाला के दरवाजे पर आया और कहने लगा, मूर्ख, इतना चिल्ला क्यों रहा है? क्या भोजन की मात्रा तेरे लिए काफी नहीं है? अच्छा, वृद्ध भिक्षु को भर पेट खा लेने दे, फिर हम दोनों आगे वाले विशाल भवन में जाकर कुछ और भिक्षा मांग लाएंगे। शूकर बोला, आप जल्दी अंदर आ जाइए। बात ये नहीं है, क्या आपको पता है कि इस मंदिर में एक दुर्लभ पदार्थ है? वानर ने पूछा, दुर्लभ पदार्थ? कैसा दुर्लभ पदार्थ? शूकर ने कहा, अब आपको क्या बताऊं, आपने तो उसे पहले कभी देखा ही नहीं होगा। अगर मैं उसे आपको दे भी दूं, तब भी आप उसे पहचान नहीं पाएंगे। वानर भड़क कर बोला, तेज मन बुद्धि, मुझे मूर्ख बनाने की कोशिश मत कर। आज से 500 साल पहले जब मैं अमृतत्व के मार्ग पर शिक्षा ग्रहण कर रहा था, उसी समय अपने मेघयान पर मैं महासागरों के चारों छोरों तक और नभ के किनारे क्षितिज तक की यात्रा कर चुका हूँ। मैंने सब कुछ देख रखा है। शूकर ने पूछा, तो क्या आपने मानव फल भी देखा है? आश्चर्यचकित वानर ने बताया, नहीं, वह तो मैंने कभी नहीं देखा, लेकिन हाँ, मैंने सुना जरूर है कि मानव फल कुशा प्रत्यावर्तित रक्त पारद होता है और उसे खाने वाला बहुत लंबी आयु तक जिंदा रह सकता है। हमें वह कहाँ मिल सकता है? शूकर ने बताया, यहीं उन युवकों ने हमारे गुरुदेव को 2 मानव फल दिए थे, लेकिन वह वृद्ध भिक्षु तो जानता ही नहीं कि वास्तव में वे क्या हैं। उसने उन्हें लेने से मना कर दिया और उसने उन्हें शिशु समझ लिया। किसी प्रकार भी वह उन्हें खाने के लिए तैयार नहीं हुआ। वास्तव में ये युवक भी बहुत ही लज्जास्पद हैं। उन फलों को हमें देने की जगह में वे चुपके से अपने कमरे में जा घुसे और उन्हें गड़प गए। उस समय मेरी तो लार टपक रही थी। काश मुझे एक फल ही खाने को मिल गया होता। आपको तो उस उद्यान में घुस जाने और कुछ मानव फल हथिया लेने की कोई चाल तो जरूर आती होगी, क्यों आती है ना? वानर बोला, अरे ये तो बहुत आसान काम है, मैं अभी अंदर जाकर कुछ फल तोड़ कर ले आता हूँ।
वह उद्यान की ओर दौड़ने जा ही रहा था कि शूकर ने उसे जकड़ लिया और कहने लगा, मैंने आपको अपने कमरे में कहते सुना है कि उन फलों को तोड़ गिराने के लिए एक स्वर्ण दंड की जरूरत होती है। आप यह काम बहुत सावधानी से कीजिएगा, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। वानर ने जवाब दिया, जानता हूँ, तुम चिंता मत करो। खुद को गायब कर महान मनीषी उन युवकों के कमरे में घुस गया। वहां उसने देखा कि फल खा लेने के बाद वे सामने के बड़े कमरे में जाकर सान टांग से बातें कर रहे थे। वानर ने स्वर्ण दंड की खोज में चारों ओर नजर घुमाई। खिड़की की जाली से एक 2 फुट लंबा स्वर्ण दंड लटक रहा था। वह दंड 1 उंगल मोटा था। उसके निचले छोर पर लहसुन की गांठ जैसा एक पिंड था और ऊपरी छोर पर हरा रेशमी कुंदना बंधा एक छेद था। स्वर्ण दंड उतारते हुए वानर सोच रहा था, वह स्वर्ण दंड यही होगा। कमरे से बाहर निकलकर उसने पीछे का दरवाजा खोल डाला। आहा, उसे एक उद्यान दिखाई दे गया। मन ही मन मुस्कुराते हुए वानर ने सोचा, तो ये खुद अपना शाक उगाने वाले ताऊपंथी हैं। साग की क्यारियों को पार करते हुए उसने एक और दरवाजा देखा, जिसे खोलने पर उसने एक विराट वृक्ष अपने सामने खड़ा पाया। उस वृक्ष की सुगंधित शाखाएं और गहन छाया प्रदान करने वाले पत्ते कदली के पत्तों जैसे बड़े बड़े थे। वृक्ष लगभग 1000 फुट ऊंचा था और उसका तना 70-80 फुट मोटा था। वानर उसका सहारा लेकर खड़ा हो गया और ऊपर देखने लगा। दक्षिण की ओर झुकी एक शाखा पर उसे मानव फल लगा दिखाई पड़ा, जो सचमुच एक नवजात शिशु जैसा दिख रहा था। वह मानव फल शाखा के निचले भाग में ही उगा हुआ था और शाखा से झूलते हुए उसके हाथ पांव चारों ओर अनियंत्रित तरंगों से हिल रहे थे। उसका सिर भी रह रहकर हिले जा रहा था। उसे देख वानर उल्लसित हो गया और फल की सराहना करते हुए कह उठा, कैसा महान है ये वृक्ष, वास्तव में दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है। यह सोचकर वह फुर्ती से वृक्ष पर जा चढ़ा। वानर के लिए वृक्ष पर चढ़कर फल चुराने से ज्यादा आसान और कोई काम नहीं होता। स्वर्ण दंड के एक ही वार से मानव फल टूटकर नीचे गिर पड़ा। वह उसे लेने के लिए कूदा, लेकिन मानव फल उसे कहीं भी नहीं मिला। आसपास उग रही घास ने उसने चारों ओर खोजा, लेकिन उसको कहीं पर भी उसका अता पता नहीं मिला। वह सोचने लगा, ये तो बड़े आश्चर्य की बात है। लगता है मानव फल अपने पैरों का इस्तेमाल करने में समर्थ है, लेकिन उस स्थिति में वह दीवार को बांध कर तो जा नहीं सकता। नहीं, मैं समझ गया। इस उद्यान के स्थानीय अभिभावक देवता ने उसे कहीं छिपा दिया है ताकि मैं उसे चुरा न सकूं। अब क्या था, उसने अपनी उंगलियों के द्वारा कुछ जादू की सृष्टि की और पवित्र ओमकार का उच्चारण कर उद्यान के स्थानीय देवता को बाहर आने पर मजबूर कर दिया। देवता ने झुककर प्रणाम किया और कहा, महान मनीषी, आपने मुझे बुलाया, कहिए क्या आज्ञा है। वानर बोला, यह तो तुम जानते ही हो कि मैं संसार का सबसे प्रसिद्ध अपराधी हूँ। कुछ साल पहले जब मैंने कुछ पवित्र आड़ू जेठ सम्राट की पवित्र मदिरा और अमृत व गुटिका चुरा ली थी, तब भी किसी ने इसमें हिस्सा बांटने की हिम्मत नहीं की थी। फिर ये कैसे संभव हो गया कि आज जब मैंने कुछ फल तोड़ने का निश्चय किया तो तुमने पहला ही फल हथिया लिया। यह फल एक वृक्ष पर उगता है, उसे पक्षी तो खा सकते हैं, फिर अगर मैंने एक फल खा भी लिया तो उसमें क्या नुकसान हो गया? फल के नीचे गिरते ही तुमने उसे क्यों छीन लिया? स्थानीय देवता बोला, महान मनीषी, आप कृपया मुझसे नाराज ना हो। ये सभी फल रत्न पृथ्वी के अमर्त्यों के हैं। मैं तो एक प्रेत अमर्त्य हूँ, इसलिए इन पदार्थों को लेने की हिम्मत मुझ में नहीं है। मुझे तो इनको सूंघने का सौभाग्य भी नहीं मिला है। वानर ने पूछा, अगर ये फल तुमने नहीं लिया तो पेड़ के नीचे गिरते ही वह कहाँ गायब हो गया? स्थानीय देवता ने जवाब दिया, यह तो आप जानते ही हैं कि ये फल अनंत जीवन प्रदान करते हैं, लेकिन आपको इनकी उत्पत्ति का ज्ञान नहीं होगा। वानर ने जानना चाहा, कहाँ से हुई है इनकी उत्पत्ति? अभिभावक देवता ने बताया, ये दुर्लभ फल 3000 वर्षों में मुकुलित होते हैं, अगले 3000 सालों में आकार ग्रहण करते हैं और फिर 3000 सालों में पकते हैं। लगभग 10,000 साल में मात्र 30 फल ही उत्पन्न होते हैं। इन्हें सूंघ लेने का सौभाग्य जिन्हें मिल जाए वे 360 साल जिंदा रहते हैं, और जिसे एक फल खाने को मिल जाए वह 47,000 साल की आयु पा जाता है। ये फल केवल पंच तत्वों से ही भयभीत रहते हैं। वानर ने पूछा, पंच तत्वों से भयभीत रहते हैं से तुम्हारा क्या मतलब है? किसी भी धातु के संपर्क में आ जाने से ये वृक्ष से नीचे गिर जाते हैं, काष्ठ छूते ही ये सड़ जाते हैं, जल का संपर्क होने से ये घुल जाते हैं, अग्नि लगते ही ये जल जाते हैं, और पृथ्वी से संपर्कित हो जाए तो ये उनमें धंस जाते हैं। इन्हें वृक्ष से तोड़ गिराने के लिए स्वर्ण दंड का इस्तेमाल करना पड़ता है, नहीं तो ये शाखा से नीचे गिरेंगे ही नहीं। नीचे गिरने से पहले उन्हें रेशमी रुमालों द्वारा अच्छी तरह से ढके पात्र में छेल लेना आवश्यक है। काष्ठ के पात्र में रख देने से ये सड़ने लग जाते हैं। उस स्थिति में अगर आप इन्हें खा भी लें तब भी दीर्घायु नहीं हो सकेंगे। खाते समय इन्हें चीनी मिट्टी के पात्र में रखा जाना चाहिए और इन्हें शुद्ध जल में पिघलाया जाना चाहिए। अग्नि के संपर्क में आने से ये झुलस जाते हैं और फिर व्यर्थ हो जाते हैं। जहाँ भी इनका संपर्क मिट्टी से हुआ ये उसके अंदर धंस जाएंगे। इसलिए जब आपने अभी वह फल नीचे गिराया तो वह तुरंत अंदर ही चला गया होगा। अब यहाँ की पृथ्वी की आयु 47,000 साल की हो गई है।
अब अगर आप किसी फौलादी वेदनी द्वारा इसमें छेद करने की कोशिश करेंगे तब भी इस पृथ्वी पर कोई चिन्ह नहीं बन सकेगा। अब यह भूमि व्यंगारित लौह से भी ज्यादा कठोर बन गई है। अगर किसी ने उसे खा लिया तो उसको दीर्घ जीवन मिल जाएगा। अगर आपको मेरे कहे पर विश्वास नहीं हो तो आप खुद इस भूमि पर वार करके देख लें। वानर ने अपना स्वर्ण पट्ट मंडित लोह दंड उठाकर धरती पर दे मारा। जब दंड वापस उछला तब एक प्रचंड आवाज हुई, लेकिन भूमि पर एक खरोंच तक नहीं पड़ी। वानर बोला, तुम्हारा कहना बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सच है। मेरा यह दंड बड़ी बड़ी शिलाओं को भी चूर्णित कर देता है, खुद व्यंगारित लोहे पर भी चिन्ह बना देता है। लेकिन इस बार तो इसे कहीं कोई क्षति नहीं हुई। इससे साबित हो गया कि मेरा तुम पर दोष लगाना बिल्कुल गलत था। अब तुम वापस जा सकते हो। यह सुनकर स्थानीय अभिभावक देवता अपने मंदिर में लौट गया। अब महान मनीषी ने एक योजना बना ली। वह वृक्ष पर चढ़ गया और एक हाथ में स्वर्ण दंड थाम कर अपनी रेशमी बंडी का गर्बान खोलकर उसकी थैली सी बना ली। पत्तियों और शाखाओं को हटाकर उसने 3 मानव फलों पर आघात किया और उन्हें अपनी बंडी में झेल लिया। फिर वह पेड़ से नीचे कूद आया और सीधा रंधनशाला में जा पहुंचा। वहाँ शूकर ने मुस्कुराते हुए पूछा कि क्या कोई फल ला पाने में वह सफल हो सका था। वानर बोला, वह यही पदार्थ है ना, मैं कुछ ले आया हूँ। भिक्षुरितात्मा को भी इस बारे में बता देना उचित होगा, उसे भी बुला लो। हाथ हिलाते हुए शूकर ने पुकारा, रेतात्मा यहाँ आओ। सामान नीचे रखकर भिक्षुरितात्मा जल्दी ही रंधनशाला में पहुंचा और पूछने लगा, तुमने मुझे क्यों बुलाया? वानर ने कंचुक खोलते हुए प्रश्न किया, जानते हो ये क्या है? उन्हें देखते ही भिक्षुरितात्मा बोल उठा, मानव फल। वानर ने कहा, बहुत ठीक, तो तुम इन्हें पहचानते हो। इन्हें तुमने पहले कब खाया था? भिक्षुरितात्मा ने जवाब दिया, मैंने तो इन्हें नहीं खाया, लेकिन जब प्राचीन काल में मैं यवनिका उत्थानक सेनापति हुआ करता था, उन दिनों सम्राट के रथ रक्षक के रूप में आड़ू महाभोज में जाता था, तभी मैंने कुछ सागर पार के अमर्त्यों को इन्हें राजमाता के जन्म दिवस के उपहार स्वरूप लाते देखा था। मैंने ये फल देखे तो हैं, लेकिन कभी खाए नहीं हैं। क्या आप इन्हें चखने के लिए कुछ भाग मुझे भी देंगे? वानर ने कहा, मांगने की कोई जरूरत नहीं है, हम तीनों एक एक फल खाएंगे। तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं तक। आगे की कहानी लेकर मैं श्री शर्मा फिर हाजिर होंगी। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय। CGTN हिंदी सेवा रोजाना 5 कार्यक्रम प्रसारित करती है। हमारा पहला कार्यक्रम भारतीय समय के अनुसार सुबह 8:30 से 9:30 बजे तक, दूसरा कार्यक्रम संध्या के 6:30 से 7:30 बजे तक, तीसरा कार्यक्रम रात के 8:30 से 9:30 बजे तक, चौथा कार्यक्रम रात के 9:30 से 10:30 बजे तक और पांचवा कार्यक्रम रात के 10:30 से 11:30 बजे तक प्रसारित होता है। कार्यक्रमों के मीटर बैंड इस प्रकार है: सुबह 8:30 से 9:30 बजे 13,720 किलोहर्ट्ज, शाम 6:30 से 7:30 बजे 9,635 किलोहर्ट्ज, रात 8:30 से 9:30 बजे तक 7,225 किलोहर्ट्ज, रात 9:30 से 10:30 बजे 7,395 किलोहर्ट्ज, रात 10:30 से 11:30 बजे 1,269 किलोहर्ट्ज। अब इंटरनेट पर CGTN की हिंदी वेबसाइट भी खुली हुई है। इसे देखने के लिए हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। हमारी वेबसाइट का पता है hindi.cgtn.com।